भेंट स्वरूप जो सेल्फ वाटरिंग प्लांट दिया जा रहा है उसकी विशेषता ये है कि पानी की उचित मात्रा का प्रबंधन स्वयं होने के कारण ये पौधे ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। सेल्फ वाटरिंग प्लांट भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं डॉक्टर वंदना कुमार, अतिरिक्त सचिव HR, राज्यसभा सचिवालय से निवेदन करूंगी कि वे माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी को एक पौधा भेंट करें। मैं डॉक्टर कुशल कुमार पाठक, ज्वाइंट सेक्रेटरी सिस्टम और CBD, इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर कुशल कुमार पाठक, ज्वाइंट सेक्रेटरी सिस्टम और CBD, आपसे अनुरोध कि वे राज्यसभा के महासचिव आदरणीय श्री PC मोदी जी को पौधा भेंट करें। सेल्फ वाटरिंग प्लांट को भेंट करने के बाद आप सभी से विनम्र अनुरोध, आप कृपया राष्ट्रीय गान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के माननीय सदस्य और वरिष्ठ अधिकारीगण, आपका इस 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्वागत है, जो हमारे नवनिर्वाचित और नामांकित राज्यसभा के सदस्यों को उनके महत्वपूर्ण कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अवगत कराने के लिए आयोजित किया गया है। हमारे दृष्टाशील सभापति ने राज्यसभा को देश और दुनिया भर की संसदों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया है। बदलते समय के साथ हम सदन और सचिवालय दोनों के कार्यों में डिजिटल परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता को अपनाने के लिए तत्पर हैं। राज्यसभा के माननीय सभापति का दृढ़ विश्वास है कि संसद, जो हमारे लोकतंत्र की धड़कन है, उसे राष्ट्र की हरित चेतना के रूप में भी कार्य करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हमने इस द्विवार्षिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए पहली बार एक एकीकृत थीम निर्धारित की है, डिजिटल और इको फ्रेंडली, जो एक सतत संसद और सचिवालय के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। माननीय, आपको ये देखकर प्रसन्नता होगी कि इस कार्यक्रम के हर पहलू में पर्यावरणीय मित्रवत प्रथाओं को पिरोया गया है। हम आशा करते हैं कि हमारे आदरणीय सदस्य डिजिटल और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार संसद के इस प्रयास को सराहेंगे। आइए हम इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करें। स्वागत उद्बोधन के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी को। माननीय चेयरमैन राज्यसभा आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, राज्यसभा के हमारे नए बने माननीय सदस्यगण, महासचिव राज्यसभा श्री PC मोदी जी, मीडिया के मित्रगण, राज्यसभा सचिवालय के सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्यसभा के हमारे नए सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन व बधाई। आपके लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में आपका स्वागत। सांसद के रूप में आपकी महत्वपूर्ण व यादगार यात्रा की शुरुआत।
इस अवसर पर माननीय सभापति जी को इनकी मौजूदगी के लिए आभार। इस कार्यक्रम के उद्घाटन की स्वीकृति आपने दी, हम आभारी हैं। धन्यवाद माननीय सभापति जी कि आपके मार्गदर्शन में इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम की थीम डिजिको यानी डिजिटल एंड इको फ्रेंडली रखा गया। पूरी दुनिया में भारत ने अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाई है। उसी अनुरूप हमारी संसद ने भी डिजिटाइजेशन को अपनाया है। प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है। नोटिसें जब ऑनलाइन ही भेजी या स्वीकार की जा रही हैं। सदन पटल पर पेपर्स भी ऑनलाइन ही रखे जा रहे हैं। आज हम सदन और सचिवालय के कामों को पेपरलेस बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर हैं। इसका सीधा असर पर्यावरण सुरक्षा पर है। यह मानवीय अस्तित्व से जुड़ा प्रसंग है। सभी माननीय सांसदों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराई जाती है। राज्यसभा द्वारा सांसदों के सहायकों को भी इन डिवाइसेज को ऑपरेट करने में प्रशिक्षित किया जा रहा है। माननीय सदस्यों से अपेक्षा होगी कि वे इसी डिजिको अभियान में अपना सहयोग दें, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को अपनाएं। माननीय चेयरमैन भी सदन में बार बार अपील कर चुके हैं। साथ ही हम अपने डिजिटल डिवाइस को साइबर अटैक्स और सर्विलेंस से भी सुरक्षित रखें। आपका लॉगिन या हमारा लॉगिन सदन की संपत्ति है। इसका अनऑथराइज्ड उपयोग हम न होने दें, यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। माननीय सदस्यगण, संसद सदस्य बनना निसंदेह बड़ा सम्मान है, प्रिविलेज है। देश के लोगों की सेवा करने का स्वर्णिम अवसर भी, साथ ही यह बेहद डिमांडिंग और चैलेंजिंग भी है। यकीन है कि आप इस प्रशिक्षण अवसर का लाभ उठाएंगे। आप में से हर एक का विशिष्ट अनुभव है, अलग दृष्टिकोण है, विशेषज्ञता है। यही सदन के विमर्श संवाद को समृद्ध करेगा। संसद के उच्च सदन में आपके आने से इस अमृत काल में देश के भविष्य को आकार देने व विकसित भारत 2047 बनाने में हमारे सामूहिक प्रयासों से एक नई ऊर्जा मिलेगी। पर यह कब और कैसे संभव है? 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हम विधायिका से जुड़े लोगों के लिए कहा था, और आई कोट, पार्लियामेंट डज नॉट सेट सम काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल टू द Parliament does set some kind of an example to the rest of the country. As we behave here to each other, towards our work, towards the general public, so to some extent others will behave elsewhere, whether in the state legislatures or in the many other organs of self-government. The panchayats, therefore, we should behave or remember always that a million eyes are upon us, and we may not do something that brings the slightest discredit on parliament or set a wrong line before the people. हमारे यहाँ महाभारत में हजारों वर्ष पहले कहा गया, महाजनो येन गता सो पंथा। गीता में उल्लेख है, उपनिषदों में है कि राह ऊपर बैठे लोग दिखाते हैं। उल्लेख करना चाहूँगा माननीय चेयरमैन साहब का। हर क्षण आप यह हमें अवगत कराते हैं कि यह सदन देश और दुनिया के लिए कैसे हमारे व्यवहार से आदर्श बने। ट्रेनिंग के महत्व के बारे में एक छोटा अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा। अक्टूबर 2013 में, तब मैं पत्रकार था और तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ मुझे एक पड़ोस के देश देखने का मौका मिला। पिछले 40-45 वर्षों में उस मुल्क ने इनक्रेडिबल प्रगति की है। आर्थिक विकास के इतिहास में इतने कम समय में इतने नए ढंग से विकास का इबारत लिखने का काम शायद किसी और ने नहीं किया। वहाँ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने सेंट्रल पार्टी ट्रेनिंग स्कूल में आमंत्रित किया, जहाँ से वहाँ फ्यूचर पॉलिसी बनाने वाले ट्रेंड किए जाते हैं, जैसा प्रशिक्षण आज हम यहाँ कर रहे हैं। वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, यहाँ मुल्क के विकास की नीतियों पर गंभीर और ठोस विमर्श। मसलन आज से 10, 20 या 30 वर्ष बाद कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था कैसे प्रभावित होगी, सोशियोलॉजिकल इकोलॉजिकल चैलेंजेज और ट्रेंड्स क्या होंगे, हमारी भावी विकास की रणनीति क्या होगी, हमारी डेमोग्राफी कैसे होगी, उनके लिए क्या रोजगार चाहिए, अर्बन डिफेंस इशू क्या होंगे। इन सारे विषयों पर एक मुकम्मल और ठोस चर्चा, ये वहाँ की टॉप ट्रेनिंग लीडरशिप को मिलती है। रेगुलर विजन डेवलप होता है, नीति
निर्धारित करने में नीति निर्माताओं को इससे काफ़ी मदद मिलती है। वहीं जाकर जाना सोशल साइंस का एक नया सब्जेक्ट फ्यूचरोलॉजी, यानी इनसे आप एनालाइज करेंट ट्रेंड्स, एनालाइज पोस्ट ट्रेंड्स, यूज द डाटा टू प्रेडिक्ट ऑल्टरनेटिव फ्यूचर्स। आज संसद की कार्यप्रणाली को जानने के लिए हमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कन्वेंशंस और प्रेसिडेंट्स जानना भी जरूरी है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि रूल्स के पीछे क्या डायनेमिक्स ऑपरेट करता है। यहाँ आपके सीनियर एमपीज और आपके यहाँ अधिकारी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ट्रेनिंग का यही महत्व है। आज दुनिया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चौथे चरण में है। आगामी 2-1 वर्षों में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अविश्वसनीय परिवर्तन लेकर आ रहा है। साइंटिफिक इनोवेशंस का यह दौर है। इन बारीक चीज़ों पर अच्छी तरह परामर्श विमर्श का मंच संसद और विधायिका ही हो सकती है। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। यही गंभीर विमर्श का उपयुक्त मंच होगा जब डिबेट्स की गुणवत्ता और कंटेंट स्तरीय होगा। और बार बार हमारे माननीय चेयरमैन यही हमें स्मरण कराते हैं। मैंने बीएससी की मीटिंग में हमेशा उनकी इस अपील को सुना है हर पार्टी लीडर से, कैसे हम अपनी बहस की गुणवत्ता को ऊपर ले जा सकें। अपनी बात खत्म करने के पहले संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कही कुछ लाइनें या हम सबको दी गई चेतावनी या सीख मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आई कोट, वी आर गोइंग टू हैव मेनी पॉलिटिकल पार्टीज विथ डाइवर्स एंड अपोजिंग पॉलिटिकल क्रीड्स। विल इंडियन प्लेस द कंट्री अबव देयर क्रीड? क्रीड यानी अपना मत, सिद्धांत, निजी पार्टी का विचार। विल इंडियन प्लेस द कंट्री अबव देयर क्रीड और विल दे प्लेस क्रीड अबव द कंट्री? Sorry, I do not know, but this much is certain that if the parties place creed above country, यानी राजनीतिक दल अपने दल को देश से पहले रखते हैं, then our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. ये उनकी चेतावनी और सीख हमारे लिए है। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर की कही बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा की कार्यवाही को बहुत ही संयम, सद्भाव, धैर्य के साथ आप संचालित करते हैं। संविधान और विधायी मामलों के बारे में आपका गहरा ज्ञान और अनुभव है। जिस धैर्य के साथ आप कठिन क्षणों में भी सदन का संचालन करते हैं वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। हमारा विश्वास है कि आपका आज का संबोधन नए सदस्यों को इनलाइटन करेगा, इनरिच करेगा, सदन के सदस्य के रूप में अपना कामकाज प्रभावी तरीके से करने एवं श्रेष्ठ संसदीय योगदान के लिए उन्हें तैयार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनॉग्रल एड्रेस के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी से। सभी को नमस्कार। आप सबका परम सौभाग्य है कि आप दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे जीवंत लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ मंदिर का हिस्सा हैं। आप इतिहास रचित करने की स्थिति में हैं और आपका नाम इतिहास में दर्ज है। You are indeed fortunate to have this great privilege to be members of the highest body in the largest and oldest democracy that is globally most functional. I congratulate you all of you on this occasion. It is not easy to suggest or advise people who are at par with me, and some of them far more experienced and public spirited. I am addressing you, और इसलिए आपके साथ ये विचार विमर्श कर रहा हूँ
क्योंकि मुझे एक ऐसा दायित्व मिला हुआ है जिससे मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूं। आने वाले समय में, in times to come, you will have different roles. Maybe part of governance as ministers, and why not even as parliamentarians. सबसे महत्वपूर्ण काम पार्लियामेंटेरियन का है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में मेरे द्वारा कही गई बातों को आप सदाचार और सद्भाव से लेंगे। I have started with a caveat. I am not in a position to impart advice or suggestions or guidance to you. Very fact that you are sitting in parliament is a testimony of your absolute competence to translate aspirations and dreams of 1.4 billion people of this country. Honorable Deputy Chairman राज्य सभा श्री हरिवंश जी, मैंने सदन में भी कहा है, यहाँ भी कहता हूँ, बहुत अनुभवी हैं, मर्यादित हैं, गहराई से सोचते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं, एंड एड्स वैल्यू टू द सिस्टम। इसको ट्रांसफॉर्म करने में अहम भूमिका निभाई है। जिस कालखंड का आप जिक्र कर रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री को आपके परामर्श का फायदा मिला, उस कालखंड में मैं लोकसभा का सदस्य था, तो मैंने नजदीकी से भी देखा है। राज्यपाल बंगाल की हैसियत से मैंने देखा है कि एक अखबार को इन्होंने कैसे जीवित किया, जीवंत किया और सार्थक किया। इनके विचारों पर आप निश्चित रूप से गौर करेंगे। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा एंड सेक्रेटरी इन पर्टिकुलर, बोथ ऑफ देम, श्री PC Modi and Sri Rajit Punami, they are leading the secretariat in excellent manner. आप लोगों की समस्या हो, चाहिए और कोई बातें हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इनोवेशन लागू करना हो, डिजिटाइजेशन लागू करना हो, ये सब कर रहे हैं। मैं इनके माध्यम से सचिवालय के सभी अधिकारियों को मेरा आभार प्रकट करता हूँ। आखिर भारतीय संसद की आवश्यकता क्या है? आप और हम इससे जुड़े हुए हैं। संसद की मूल, मुख्य और निर्णायक भूमिका दो हैं: संविधान का सर्जन करना, संरक्षण करना, और सामयिक दृष्टि से इसको देखना, और दूसरा प्रजातंत्र की रक्षा करना। आपसे ज़्यादा गंभीर प्रजातंत्र का प्रहरी कोई नहीं है। प्रजातंत्र पर कोई संकट आएगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात होगा, तो आपकी भूमि निर्णायक है। और ये काम संसद सदस्यों ने बखूबी किया है। आपातकाल के काले अध्याय, द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जहां तानाशाही तरीके से बेतहाशा रूप के अंदर मौलिक अधिकारों को कुचला गया, लोगों को जेल में डाला गया, उसको यदि छोड़ दें तो हमारा कार्यकाल कमोबेश उत्तम रहा है। We can take complete pride that members of our parliament, right from the beginning, have conducted themselves and acted in support of the people,
every time in every period they have contributed to the growth of this nation. There has been only one painful, heart-rending, dark period, and that was when emergency was declared. At that point of time, our constitution was reduced to just a paper. It was shredded, and leaders were jailed. Misa became a draconian word. One of the senior politicians of the country, Shri Lalu Prasad Yadav ji, he was so moved and touched by the atrocities of emergency that he named his child as Misa. She had the occasion to be a member of this house, now in the other house. That was the sentiment. If we ignore that dark period, our parliament has performed very well. It has done excellently. आज के दिन हमारा मुख्य काम क्या है? हम इसको और प्रभावी बनाएं, और सार्थक बनाएं, दुनिया के बदलते हुए रूप को देखकर, भारत की बढ़ती ताकत को देखकर हमारी भूमिका हो। देश का हर नागरिक आपसे अपेक्षा रखता है, आपसे उम्मीद रखता है, और ये मानकर चलता है कि आपका आचरण इतना उत्तम होगा, इतना सर्वश्रेष्ठ होगा, जनता को इतना समर्पित रहेगा कि वो आपका अनुकरण करें। कम समय आपने बिताया है, पर यहाँ अधिकांश लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बड़ी पृष्ठभूमि रही है, संसदीय व्यवस्था में भी रही है, इतनी रही है कि मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं और मैं कक्ष में बुलाकर उनसे राय करता हूं। बट वी हैव टू assess our performance on this touchstone. हम संसदीय प्रणाली को राजनीतिक दल की भूमिका से आकलन कर नहीं देख सकते। राजनीति का स्थान है, राजनीति करनी होती है, राजनीति करना स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। बट राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को देखकर, राष्ट्र हित को देखकर, राष्ट्रवाद को समर्पित करते हुए देयर हैव टू बी occasions when we have to avoid the political prism. और हमें एक ही लक्ष्य से देखना है, क्या ये भारत के लिए ठीक है? क्या ये भारत की जनता के लिए ठीक है? क्या मेरी भूमिका संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है? जब मैं इस कसौटी पर आज के हालात को देखता हूं, मुझे चिंता होती है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है। और आप, मैं मान कर चलता हूं, इससे भली भांति वाकिफ हैं। लंबे समय से हमारी संसद विचार विमर्श और सार्वजनिक विचार विमर्श का एक दुर्ग माना जा रहा है। इट हैज़ बीन सिटाडेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड लिबर्टीज। समय समय पर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती रही है, पर समझाई से सदन के नेताओं ने एक मार्गदर्शन किया है। आज के हालात चिंताजनक हैं। अमर्यादित आचरण राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, और ये प्रजातंत्र की मूल भावना पर कुठाराघात है। मर्यादा को नुकसान पहुंचाना
लोकतंत्र की जड़ों को हिलाना है। There can be no greater danger to democracy than impart an impression that disturbance and disruption are political weapons to score political mileage at the cost of prestige of parliament and the nation. मेरा आपसे गुजारिश रहेगी, आपका आचरण मर्यादित हो, शिष्टाचार पूर्ण हो. It must connect you all, heart and soul. There must be convergence of thought process. आए दिन मैं ये सामना करता हूँ कि किसी भी सदस्य ने कोई विचार व्यक्त किया, उस विचार को सुनना नहीं चाहते, उस विचार की ओर ध्यान नहीं देना चाहते, उस पर अविलंब तुरंत प्रतिघात करना चाहते हैं. ये ठीक नहीं है. आप विचार को सुनिए. सुनने में ये नहीं है कि आप उसको स्वीकार करने के लिए विवश हैं. आपका अधिकार है कि आप सुनने के पश्चात, उसका अध्ययन करने के पश्चात आप अपनी असहमति व्यक्त करें, और अंतिम निर्णय एक प्रक्रिया के तहत होता है. फ्रेंड्स, टू इग्नोर द अदर पॉइंट ऑफ व्यू is not part of parliamentary practice. The other point of view minimally requires at least consideration. If you listen to other point of view, it is not that you are agreeing to that point of view. आप सबने देखा होगा, ऐसा आचरण हो रहा है कि मेरे पास हर सप्ताह ऐसी डाक आती है कि पढ़ते हुए दिल कांप जाता है. नौकरी पेशा लोगों से, विद्यार्थियों से, कि आप बैठकर वहां कर क्या रहे हो. कैसा अखाड़ा बन गया है. ऐसी स्लोगनियरिंग तो कहीं नहीं होती है, ऐसा उत्पाद तो कहीं देखा नहीं जाता है. क्या आपने जिम्मा ले रखा है कि it will be the most mismanaged organization? इसका एक नतीजा क्या है कि जो चर्चा संसद में होनी चाहिए वो लोग बाहर करते हैं. Every second a member tries to find space in newspaper. He struggles to find that space. मैं आपसे ज़्यादा वहाँ देख पाता हूँ क्योंकि मैं सामने ऊपर बैठता हूँ. एक सदस्य अपनी बात कहेगा, तुरंत बाहर जाकर मीडिया बाइट देगा, वहाँ से ट्वीट करेगा. सदस्य आएगा अपने भाषण के समय के 1 मिनट पहले और भाषण देते ही चला जाएगा. कितना दर्दनाक है. आपकी वहां उपस्थिति इस काम के लिए नहीं है कि यू अडॉप्ट दिस हिट एंड रन स्ट्रेटेजी. यू कम, मेक अ पॉइंट, लीव, डोंट लिसन टू अदर्स, गो एंड गिव अ बाइट. देयर कैन बी नो ग्रेटर डिबेजिंग एक्टिविटी देन दिस. मेरा आपसे आग्रह रहेगा, दिल टटोल कर इसको आगे बढ़ाना. हमारी गरिमा बनेगी तो जनता का विश्वास होगा हमें, वरना नहीं होगा. शिष्टाचार के माध्यम से हमें राष्ट्र के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है जिससे ये पता चले आम आदमी को कि असहमति को शत्रुतापूर्ण टकराव के बजाय आपसी बातचीत से, संवाद से हल किया जा सकता है. Why disturbance? Why disruption? Why not dialogue, debate, discussion and deliberation? आपके लिए एक नॉर्थ स्टार है, आपके लिए लाइट हाउस है, the proceedings of the Constituent Assembly.
3 साल के करीब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चली, 18 सत्र हुए। और मैं आपको बता दूं, उनके सामने बहुत ही गहरे मुद्दे थे, विवादित मुद्दे थे, भाषा के मुद्दे थे, क्षेत्र के मुद्दे थे, संस्कृति के मुद्दे थे। उन्होंने कभी भी ऐसा आचरण नहीं किया कि किसी ने नारेबाजी की हो, कोई वेल में आया हो या दूसरे की बात न सुनी हो। हमें जो संविधान मिला है उसका निर्माण बातचीत के माध्यम से हुआ, सामंजस्य के माध्यम से हुआ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली during nearly 3 years of its functioning in 18 sessions exemplified best of traditions, highest decorum, highest standard of dialogue, discussion, debate. There was no disruption or disturbance even once. No one came to the well, no one shouted slogans. And that was in a scenario when the Constituent Assembly faced contentious, divisive, emotive issues. They found a solution not by confrontation but by collaboration. इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा वातावरण किया जाए कि हम न तो एक दूसरे के शत्रु हैं न विरोधी हैं। वो एक पक्ष रखते हैं, आप दूसरा पक्ष रखते हैं। मूल उद्देश्य एक ही है, हमारे राष्ट्रवाद को विकसित करना, जनता का कल्याण करना। एक नई परंपरा और है, व्यक्तिगत आरोप और किसी भी हद तक जा सकते हैं। आचरण में दिखावटीपन मैं महसूस करता हूं, किसी और को प्रभावित करने के लिए नारे लगाते हैं, अटेंशन कैप्चर करने के लिए नारे लगाते हैं। उन नारों का रूप देखिए। मेरे को बड़ी पीड़ा हुई जब राज्यसभा में भारत के प्रधानमंत्री ने, जिनको ये बहुत बड़ा उपलब्धि के लिए हम कह सकते हैं कि यू हैव रियली रीच्ड अ माइलस्टोन। 6 दशक के पश्चात कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरे टर्म में आया। प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं है। प्रधानमंत्री को सदन का नेता कहा जाता है। प्रधानमंत्री देश का है। उस प्रधानमंत्री को राज्यसभा में प्रतिपक्ष ने नहीं सुना। अब विषय देखिए क्यों नहीं सुना। उस समय क्या नारा लगा? एलओपी एलओपी एलओपी। समय को नजरअंदाज करते हुए मैंने प्रतिपक्ष के नेता को और सदन के नेता को, माननीय श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी को 1.5 घंटे से ज़्यादा समय दिया और किसी को उनको टोकने नहीं दिया। टोकने का अधिकार तभी हो सकता है जब वक्ता यील्ड करे, वक्ता स्वीकार करे कि हाँ सामने कोई बोल सकता है। वक्ता यदि स्वीकार नहीं करे तो आप इंसिस्ट नहीं कर सकते। कितना गलत काम हुआ, सोचिए। अब इस बात को लेकर यह टिप्पणी होगी कि सभापति महोदय का झुकाव इधर है या इधर है। मेरा झुकाव हर परिस्थिति में सदस्य की मूल भावना की तरफ है, संविधान की तरफ है, कानून की तरफ है और देश की तरफ है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए। अब अपने सामने चुनौती है, हमें पुनर्स्थापित करने होंगे
हम बहुत दूर भटक गए हैं, इतने भटक गए हैं कि सार्वजनिक जीवन में जो आप लोग हो, आपकी प्रतिष्ठा आपके सामने, आपके पीछे से नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा का आधार होगा कि संसद में आपने क्या किया, क्या योगदान किया, कितना महत्वपूर्ण योगदान किया। मेरे लिए तो सदस्यों को समझाना जटिल हो गया है, एक चुनौती हो गई है। हर बात के ऊपर चुनौती मुझे देना, हर बात पर टोका टोकी करना, गिरावट की सीमा को हम लांघ गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है, हेल्प द नेशन बाय रीएस्टैब्लिशिंग योर प्रेस्टीज, by assuring the nation that you are warriors of democracy, you are greatest stakeholders of democracy। इस भारत को विकसित भारत बनाने में सबसे अहम भूमिका आपकी है, और उस अहम भूमिका में सबसे पहले एक चीज देखेंगे, क्या आपका आचरण उत्तम है। सदन में बैठकर 3 काम होते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। एक, अवसर की तलाश में रहते हैं कि मैं कब व्यवधान पैदा करूं। राजनीतिक दल सदन शुरू होने से पहले तय करते हैं कि आज व्यवधान करना है। मन को टटोलिए, क्या ये सही है? दुनिया में नजर फैलाइए, कई प्रजातांत्रिक देश हैं, सुदृढ़ लोकतंत्र पनप रहा है वहां। क्या वहां ऐसा होता है? अपने यहां क्यों? उन देशों की तो पृष्ठभूमि 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत की नहीं है। उन देशों के अंदर वो ज्ञान का भंडार नहीं है जो इस भारत में वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, उनके माध्यम से है। ऐसी परिस्थिति में हम ऐसा आचरण करें, इसका एक गलत संकेत और भी जाता है। प्रजातंत्र के जो मूल स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, विधायिका अपने आचरण से कमजोर होती है। कमजोर होती है तो आम आदमी को फर्क पड़ता है। आपकी नज़र से वो चाहते हैं कि आप सरकार से को पारदर्शी बनाएं, सरकार को उत्तरदायी बनाएं, सरकार के सामने एक दूरदर्शिता की योजना रखें। ये सब आप नहीं रख पाते हो। मैं रोज जब सदन चलता है तो मैं देखता हूं पढ़कर कि सदस्य ने वास्तव में कुछ कहा है क्या? क्या वो कट पेस्ट की बात कर रहा है? क्या कुछ उसने ऐड किया है? और क्या औपचारिकता से काम किया है? मुझे कहते हुए चिंता भी हो रही है और आपके चिंतन मंथन की आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं है, आपके मन में जरूर विचार हैं। भारत के निर्माण के लिए आपके मन में कुछ सोच है। उस सोच को सदन में व्यक्त करने के बहुत साधन हैं। मैं आज भी कहता हूं कि चाहे कार्यपालिका में कोई मंत्री हो, चाहे किसी भी संस्था में हो, सबसे महत्वपूर्ण अंग उस संसद सदस्य का है जो संसदीय प्रणाली के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है। एक बात देखिए, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है। सप्लीमेंट्री पूछते हैं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, जवाब को नहीं पढ़ते। पहले सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि मंत्री ने जवाब क्या दिया है, किस विषय के ऊपर वो प्रश्न है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न मान लो एक राज्य का है, वो दूसरे राज्य का पूछेंगे। चेयर पर ये कहना कि आप हमें सप्लीमेंट्री की इजाजत दीजिए, आपसे शेयर कर रहा हूं, आज आपको आश्चर्य होगा, कुछ सदस्य एक साथ ही कागज भेज देते हैं कि वो हर प्रश्न पर सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं।
हर प्रश्न पर। मैं आपको बताता हूं, आई डू नॉट एनकरेज इट। मैं विषय को देखकर सदन में चारों तरफ नजर फैलाकर कि हाँ ये मछली से जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं बंगाल की तरफ देखूंगा, उड़ीसा की तरफ देखूंगा, केरल देखूंगा। जब सप्लीमेंट्री का मैं निर्णय करता हूं, मैं ध्यान देता हूं कि जेंडर बैलेंसिंग भी हो, पार्टी बैलेंसिंग भी हो। इसके बाद वरिष्ठ नेता उपस्थिति दर्ज कराने की दृष्टि से हाथ खड़े कर देते हैं। जब पता है कि आप चिट भेजिए, मैंने व्यवस्था की है और हमारे सचिवालय की व्यवस्था सुदृढ़ है कि जो ही आप हाथ खड़े करते हो आपके पास तुरंत कोई आएगा, फिर भी वेल में जाकर देते हो। ये नहीं होना चाहिए। बड़े भारी मन से मैंने यह तय किया। जब कुछ अधिकांश लोग कहने लगे हार्ड कॉपी भी एक्सेप्ट करो, अधिकांश लोगों ने कहा क्या नुकसान हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। दुनिया कहती है कि डिजिटाइजेशन में भारत सबसे आगे है, दुनिया के देशों के लिए मिसाल है। गांव का आदमी डिजिटाइजेशन में विश्वास करता है, गांव का आदमी डिजिटल हो गया है, किसान डिजिटल हो गया है, और मैं इतने बड़े सदन में बैठकर ये कहूं कि मैं पीछे जा रहा हूं। मैं व्यवस्था करूंगा, किन्हीं को कम जानकारी है तो सहयोग ही दूंगा, हेल्प डेस्क रखा है। वी हैव टू बिलीव इन द नेशन विच इज ऑन द मार्च। मेरा ये कहना है कि एक मुद्दा आता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, और उसमें कहते हैं कि भारत के संविधान ने हमें एक अधिकार दिया है कि हम सदन में बात करेंगे तो 140 करोड़ का कोई भी व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा नहीं कर पाएगा, न दीवानी मुकदमा कर पाएगा, न फौजदारी मुकदमा कर पाएगा। ये अधिकार सोचकर दिया गया है। आपकी रक्षा इसलिए की गई है कि आप प्रजातंत्र की रक्षा करोगे, आप संविधान की रक्षा करोगे, आप जनता के कल्याण की बात करोगे। सदन को यदि अगर ये अखाड़ा बनने दिया जाए कि आप मनमानी से 400 कहोगे और बाहर से कोई उस पर मुकदमा नहीं कर पाए। आई हैव गिवन माई रूलिंग, और मैं कहूँगा उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर को आप पढ़िए। मैंने स्पष्ट कहा है योर राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन विच इज यूनिक। 140 करोड़ जनता को वो राइट नहीं है। सदन के बाहर आप बोलते हो, कोई मुकदमा कर सकता है, फौजदारी कर सकता, दीवानी कर सकता है, बट इफ यू से समथिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, द आउटसाइड वर्ल्ड कैन टेक रिकोर्स टू नो रेमेडी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके पास रेमेडी नहीं है। उनकी रेमेडी के लिए, उनके अधिकारों को का संरक्षण करने के लिए नियम बने हुए हैं, और जो मेरी कुर्सी पर पहले बैठे हैं और आज मैं बैठ रहा हूं, उनका कर्तव्य है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को कुंठित नहीं करें, दंडित करें, और दंडित करने की व्यवस्था है। मुझे संसद सदस्य के खिलाफ कोई कार्यवाही करते समय आनंद नहीं आता है, पीड़ा होती है। समझाइश करता हूं, बुलाकर कहता हूं, आप अपने इस अधिकार को which is a nuclear weapon of expression in your hands, मेहरबानी करके चिंतन के साथ, मंथन के साथ, मर्यादित तरीके से सीमाओं में रहकर करें। कितना अजीब लगता है, एक सदस्य की आदत हो गई है, कुर्सी पर बैठेंगे, आम चेयर डायलॉग करेंगे और भद्दी व भाषा का उपयोग करेंगे। क्या ये बर्दाश्त करनी चाहिए? Surely not. These are issues not to be determined by vote. These are issues to be determined by the chair. पर इसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि देश आपसे अपेक्षा करता है
कि आप सुधार लाएंगे। प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस बहुत सेंक्टिमोनियस है। ये एक मंदिर है, इस मंदिर में दुराचरण नहीं हो सकता, इसमें मर्यादा भंग नहीं हो सकती। संसद की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इतिहास में दर्ज की जाती हैं। दीज आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री। जब एक संसद सदस्य ने अपने मोबाइल फोन से संसद की प्रोसीडिंग्स ले ली, ठीक नहीं था, बेमन से मुझे दंडित करना पड़ा, दुखी मन से दंडित करना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सदस्य को सस्पेंड किया गया, न्यायपालिका का द्वार खटखटा दिया। संसद के अंदर जो कुछ होता है उस पर किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता सिवाय चेयर के। न कार्यपालिका का हो सकता है, न किसी और संस्था का हो सकता है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम फॉर इट्स प्रोसीजर, फॉर इट्स प्रोसीडिंग्स। एनी प्रोसीडिंग इन द हाउस, in parliament, is beyond review either of the executive or any other authority. अब वो संसद से चले गए वहाँ, आभार व्यक्त कर दिया कि आपकी वजह से मेरा कल्याण हो गया। सब गलत आचरण। आई एम रेफरिंग टू मिस्टर राघव चड्डा, उनके पार्टी के सीनियर मोस्ट आदमी अब प्रेजेंट हैं। मिस्टर चड्डा Gupta ji was convicted. He was sentenced for a misconduct which I could not countenance because that was outrageous to the rules and decorum. कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारा सिद्धांत है, ये मेरा दायित्व है कि I have to handhold everyone. और एक बार कार्य करने के बाद मेरे मन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई गिव अपॉर्चुनिटी, आई हैंड होल्ड, आई काउंसल। पर मेरा ये मानना है कि चेयर की हर रूलिंग को आप पहली बार आए हैं, पढ़ना चाहिए। पहले तो मेरे द्वारा पढ़िए क्योंकि वो सामयिक है, और मेरे से पहले जो हैं बहुत विद्वान हैं उनकी पढ़िए। एक मुद्दा उठा कि आप हाउस में क्या डिस्कस कर सकते हो। अब हर राजनीतिक दल का सदस्य अपने नेता के प्रति समर्पित है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, समर्पित है, हर दल का है। और जब कुछ कहा जाता है तो उग्र हो जाते हैं। ऐसा एक मुद्दा मेरे समक्ष आया। देश के बाहर जाकर लोकसभा के एक सदस्य ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे किसी को आपत्ति हुई। आपत्ति हुई तो वो राज्यसभा के समक्ष उस समय सदन के नेता ने ये मामला उठाया। तो एक मुद्दा उठा कि आप लोकसभा के सदस्य की चर्चा राज्यसभा में नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, आप अपनी पुस्तक को खोलिए और उसमें लिखा हुआ है कि राज्यसभा में लोकसभा के सदस्य की चर्चा किन परिस्थिति में हो सकती है, लिखा हुआ है। इसमें कोई बहुत विद्वता मेरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मुद्दा बना लिया। अब ये कोई वाद विवाद का केंद्र तो नहीं है राज्यसभा लोकसभा। इट इज नॉट इलोकेशन कंटेस्ट। ये ऐसा स्थान नहीं है जो कि इसको हम डिबेटिंग सोसाइटी कहते हैं, यू अर्न ब्राउनी पॉइंट्स, ऐसा तो नहीं है। मेरे उस फैसले को पढ़िए। मैंने ये कहा है कि हम कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, कोई ऐसा विषय नहीं है। हाँ, उसकी प्रक्रिया है। देश पर कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो
उसकी चर्चा संसद में हो सकती है। मेरी चर्चा हो सकती है संसद में, किसी की भी हो सकती है, एक प्रक्रिया पर उस पर हो जाएगी। पर यह कहना कि आपने क्यों कर दिया है तो एक्ट में अपराध है, दिस एटीट्यूड इज रॉन्ग, दिस इज एरोगेंट एटीट्यूड। इसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये क्यों है? क्योंकि मेंबर्स यदि अगर उस नियम को पढ़ लेते तो तुरंत कहते भाई चर्चा तो हो सकती है, पर आप बताइए क्या वो कंडीशन मीट हुई है? इस पर आप देखिए, क्वेश्चन आवर है। कुछ चीज़ें जानकारी के अभाव में नए सदस्य नहीं देख पाते हैं। जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 15, तो सदस्य का यही काम है क्वेश्चन नंबर 15, पर वो थोड़ी भूमिका बनाता है, वो गलत है और उस भूमिका का कोई फायदा भी नहीं है। संसद का समय बहुत कीमती है, तो आप जानकारी रखेंगे तो होगा। फिर आप सप्लीमेंट्री पूछने से पहले मेरी गुजारिश है, मंत्री के प्रश्न को जवाब को जरूर देख लें। जरूरी नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री पूछें ही। यदि अगर ये पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं और मंत्री ने एक संख्या दे दी, फिर सप्लीमेंट्री की आवश्यकता है क्या? फिर भी पूछेंगे। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, आप सप्लीमेंट्री के माध्यम से सरकार को कटघरे में नहीं रखते हो, सरकार की सहायता भी करते हो। कल का दिन बहुत शानदार रहा। हमारे एक सदस्य षणमुगम जी ने, जब शिवराज चौहान जी कृषि मंत्री जी अपना व्याख्यान दे रहे थे, बता रहे थे प्रश्न के जवाब में, और उन्होंने सलीखेवार से पूरा विवरण दिया। उन्होंने एक मुद्दा रेज किया कि भाई इस पूरी प्रक्रिया में आप कॉफ़ी और चाय को क्यों भूल रहे हैं? इट वॉज आई ओपनर, अटेंशन गया माननीय कृषि मंत्री जी को और वाणिज्य मंत्री जो उपस्थित थे, दोनों को कहा इस पर विचार विमर्श कीजिए। देश में कॉफ़ी बोर्ड है, देश में टी बोर्ड है, कीजिए। और भी आगे कहा कि और भी संस्थाएं हैं, उनके बारे में सोचिए। आपका कंट्रीब्यूशन का दायरा इतना ज़्यादा है कि ब्रह्मांड को मैच करता है। यूज इट। मेरा आपको ये कहना है कि डिस्टर्बेंस तो है, एक नई प्रवृत्ति आ गई है जिसकी ओर मैं बताना चाहता हूँ। ये शुरुआती है पर घातक है, और यह है डिस्ट्रक्शन। सदन में आगे 5 लोग बैठकर अलग बात कर रहे हैं, वो आकर उसे पूरी चर्चा कर रहा है, और हर तरीके से गलत इसलिए है कि सदन के अंदर नियम है कि आप अपनी सीट पर रहोगे। ये नियम है। आपका हर आचरण जो आपकी सीट पर न होकर होता है वो दुराचरण है। चेयर को पीठ दिखाते हैं, आवाज़ भी कई बार इतनी करते हैं मुझे हाथ करना पड़ता है, कम बोलो। दोनों तरफ है ये। अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं कुछ लोगों को चिन्हित करूं, पर आप अपने विचार विमर्श में इस बात की ओर ध्यान दे सकते हैं। आपको एक सुझाव दूंगा, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेटेड कैटेगरी के भी सदस्य हैं, उनका नॉमिनेशन होने का एक अर्थ है कि दे हैव बीन पिक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी अमंग्स दैट कैटेगरी which has to give enlightenment to the society at large through राज्य सभा। ऐसी व्यवस्था लोकसभा में नहीं है। नॉमिनेशन टू राज्य सभा बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट is extremely elevated position। पर मैंने देखा कि एक नॉमिनेटेड सदस्य 6 साल में मेडन भाषण करने में भी उनको दिक्कत आई, समय निकल गया।
मेरा हर एक से अनुरोध है कि आप अपनी हर साल की एक पुस्तिका कर सकते हो। वो पुस्तिका आम जनता को बताएगी कि आपका योगदान क्या रहा है। पहला, स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन का उपयोग ऐसे काम के लिए मत कीजिए जिसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा ना हो। स्पेशल मेंशन का मतलब पूरा दिल और दिमाग लगाकर सीमित शब्दों में आप एक ऐसा मुद्दा उठा सकते हैं जिसकी ओर ध्यान सरकार का जाएगा। आपका स्पेशल मेंशन आपके देने के साथ खत्म नहीं होता है, आपके देने के बाद सरकार का काम चालू होता है। ये मैं आपको बताता हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल मेंशन एडमिट भी कर रहा हूं और समय भी दे रहा हूं। आप ये कीजिए। आपका कोई प्रश्न आ जाए तो मेरा ये रहेगा कि डोंट आस्क अ क्वेश्चन फॉर सेक ऑफ अ क्वेश्चन। योर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि कार्यपालिका धर्रा जाए। इस सदस्य ने ये प्रश्न पूछा है, सोचकर पूछा, दिमाग से पूछा है। ये नहीं कि भाई थोड़ा लास्ट डे है, 4 क्वेश्चन पूछ लो अपने, एक आ जाएगा तो ठीक है। बिल्कुल ही दिमाग लगाइए पूछने में, जवाब देने में उससे 100 गुना ज़्यादा दिमाग लगेगा सरकार का। और सप्लीमेंट्री तैयार रखिए कि जवाब क्यों नहीं हुआ। अब तुरंत हाउस में कहते हैं मेरा जवाब नहीं दिया गया, मैं बड़ा पीड़ित होता हूँ। वैसे ही जैसे लोकसभा के सदस्य को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। आप नियमों को, प्रक्रिया देखिए ना। यदि अगर कोई मंत्री जवाब गलत देता है, वो आपकी प्रिविलेज के ऊपर कुठाराघात करता है। बहुत सीरियस मामला है। नियम के फॉलो द रूल्स। उसी समय कहना आई एम नॉट सेटिस्फाइड इज नाइदर हियर नॉर देयर। उससे एक चीज मेरे सामने जाती है कि माननीय सदस्य ने नियमों को नहीं पढ़ा है एंड ही इज डूइंग इट ओनली फॉर ऑप्टिक्स और प्लेइंग टू द गैलरी। ये नहीं होना चाहिए। डिबेट में यदि आप पार्टिसिपेट करते हो, मैंने तय किया है और इसके लिए मैं पक्ष और विपक्ष दोनों का आभारी हूं। 3 मिनट में सदस्य क्या कहेगा और 3 मिनट का समय बोलने को देते हैं नए सदस्य को या उस सदस्य को जिसके दल की संख्या ज़्यादा नहीं है। मैंने इसको बदल दिया है और यही कारण है कि लंच रिसेस को भी उपयोग कर रहे हैं और हाउस को लेट भी बैठा रहे हैं। पर आपको 7 मिनट मिले, आप 7 मिनट में 70 मिनट की बात कह सकते हैं यदि आपने 70 मिनट बैठकर उस पर चिंतन किया हो तो। सीधी अपनी बात पर आइए, पहले तरीके से आइए, सार्थक तरीके से आइए और वो असर पड़ेगा। आप सदन में बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से उस बात को रिपीट नहीं करेंगे जिसमें पहले वक्ता कह चुके हैं। अब मेरी पीड़ा देखिए, गत सत्र की बात बता रहा हूं। 3 बात ऐसी थी जो हर सदस्य ने बोली। जब एक बोल गया, आप अपनी नई बात कीजिए, सोचिए मुझे क्या कहना है। अभी बजट पर चर्चा है, जो नहीं बोले हैं बजट को पढ़िए, बजट को पढ़ने के बाद सोचिए, फिर देखिए पहले इस प्रकार की व्यवस्था पर कहाँ चर्चा हुई थी, कुछ एक्सपर्ट से राय कीजिए एंड देन स्पीक अबाउट इट। बजट के ऊपर मैं देखता हूँ कि अर्थशास्त्री के ऐसे प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं। बजट पर एक ही चर्चा होती है, इधर दे दिया, उधर दे दिया, ये कर दिया, राजनीति कर ली, सरकार बचा ली। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ये काम बाहर कीजिए, सदन के अंदर बजट की चर्चा सार्थक रूप से कीजिए, अपना योगदान कीजिए। मैं मानकर चलता हूं कि इन बातों पर आप ध्यान दोगे। बहुत सी बातें हैं पर मैंने देखा है कि आपको जो आगे बताएंगे, मेरे लिए कहना ठीक नहीं है कि हमने सचिवालय में क्या परिवर्तन किया है, आप लोगों के कितना सुलभ किया है।
आप लोगों के हैंड होल्ड करने के लिए कैसे हमने इंटर्नशिप चालू की है। हर सदस्य को हमने मेल भेजा है, हर सदस्य को अधिकार दिया कि एक व्यक्ति को नामित कर सकता है। उसको हम सघन प्रक्रिया के माध्यम से हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनको ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं कि आप सांसद महोदय और महोदया की कैसे मदद कर सकते हैं। सब हो गया है, तो इसको ध्यान से आप उपयोग कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि करीब 50% ही नए सदस्य आए हैं। मैं मानकर चलता हूँ कि बाकी सदस्यों को भी राय और विचार विमर्श में आप ये सब बता देंगे, ताकि सभी एक तरीके से राष्ट्र की सेवा को करने में सदन का उपयोग सार्थक रूप से कर सकें। एंड आई थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं हुआ, एक डिस्टर्बन नहीं हुआ, एक डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई नारा नहीं लगा, कोई वेल में नहीं आया। यही बात यदि अगर मैं वहाँ कहता हूँ जिसके अंदर मैंने 4 बातें कही, वैसी क्या देखिए। ठीक है, नमस्कार। अत्यंत प्रेरणादायी उद्घाटन भाषण के लिए यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों की ओर से आपका गहरा आभार माननीय। और अब इस उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के महासचिव श्री पीसी मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, Honorable Members of Rajya Sabha, ladies and gentlemen, at the outset, I express deepest gratitude to the Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha for gracing this orientation program for the newly elected and nominated members of Rajya Sabha and enlightening us with his words of wisdom. Sir, your sagacious thoughts will certainly go a long way in guiding the newly elected and nominated members in carrying out their parliamentary duties with excellence. Your wise counsel to the members will inspire them to keep striving for upholding the highest standards of parliamentary conduct and motivate them to discharge their parliamentary duties in an efficient and exemplary manner. Sir, your vision of making the Rajya Sabha a center of excellence for parliamentary practices has been the guiding light to curate and organize this orientation program. At the solemn inauguration of this 2-day program, I would like to express my gratitude for your inspiring leadership and unwavering support in organizing this important event. I am extremely thankful to the Honorable Deputy Chairman for gracing this occasion and for the insightful welcome address describing the purpose and significance of this program. His address has aptly underscored the importance of this event, and I am sure all the members present here eagerly looking forward to engaging sessions during the course of next 2 days. I am extremely thankful to the newly elected and nominated members of Rajya Sabha for their enthusiastic participation in this program. This orientation program intends to help them discharge their functions in an effective manner and is aimed at familiarizing them with parliamentary practice and procedure on the one hand, and on the other, informing them about the various entitlements and amenities available to them as members of Rajya Sabha. Honorable members, taking forward the Honorable Chairman's vision of Rajya Sabha and its Secretariat being paperless, this orientation program marks first as a fully digital program. All the reference material will be provided to you in a digital form. In addition to this, the eco-friendly step of going digital, a kit containing plant, millets and seeds will be provided to each one of you to encourage sustainable living. Honorable members, during the course of this 2-day program, veteran parliamentarians, domain experts, along with senior officers of Rajya Sabha Secretariat
with their in-depth knowledge and experience, will be providing valuable inputs and insights to the members about the intricacies of parliamentary practice and procedure. The program will have dedicated sessions on diverse topics of parliamentary importance. The lectures are intended to be interactive and participative. Therefore, I request the honorable members to freely interact with the speakers and seek clarifications from them in case of any ambiguity on any point of interaction. I am grateful to our esteemed veteran parliamentarians who have consented to share their insights into the parliamentary practice and procedure with the honorable members. I am sure that their enlightening and interactive sessions will equip the honorable members with the essential domain knowledge and practical insights in discharging their duties as members of the House of Elders. I also take this opportunity to express my appreciation for the tireless efforts of the officers and staff of the Rajya Sabha Secretariat and all other supporting agencies in organizing this program. I am thankful to the members from the print and electronic media who came to cover this program. On behalf of the Rajya Sabha Secretariat, I would like to assure all newly elected and nominated members that the Secretariat is always there to lend all possible assistance to help them discharge their functions as members of Rajya Sabha in a smooth and efficient manner. Thank you. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच सर। मैं यहाँ उपस्थित माननीयों को एक सूचना देना चाहूँगी कि अब एक समूह फोटोग्राफ लिया जाएगा। इसके बाद चाय के लिए एक छोटा सा अवकाश होगा। आप सभी बैंक्वेट हॉल के लिए चाय के लिए आदरपूर्वक आमंत्रित हैं और साथ ही आप सभी से अनुरोध कि आप बाहर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी करें और उसके बाद पुनः 15 मिनट बाद 12:15 बजे हम यहाँ एक बार फिर से एकत्रित होंगे। धन्यवाद।